हेलो एवरीवन, आज हम इस साल के वन ऑफ द स्वीटेस्ट यूपीएससी टॉपर्स डॉक्टर एलन सीबी के साथ हैं. ही गॉट रैंक 289 एंड इनका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी. ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन. और सबसे खास बात, लगातार फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों बारी इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, सर्विस पाई. तो एलन, और आपका ऑप्शन क्या था? सोशियोलॉजी, बट यू आर अ डॉक्टर. ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में आपने क्लियर किया है लगातार. तो सबसे पहले तो बताओ कि क्या खाते हो? हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि लोगों को सालों लग जाते हैं पहली बार भी अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. आपने कैसे, व्हाट वाज, आप ग्रेजुएट कौन से साल में हुए हो? माय ग्रेजुएशन वाज एमबीबीएस. तो 2022 में एमबीबीएस ग्रेजुएशन खत्म हुआ, बट एमबीबीएस के साथ एक साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है. तो इंटर्नशिप मेरा खत्म हुआ 2023 जून में. ठीक है. तो उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 ही था, जो लॉजिकली मैं अपीयर कर सकता था. हाँ, करेक्ट. सो आफ्टर 2023 जून आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं किया? कॉलेज में जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, इंटर्नशिप जब शुरू हुआ अप्रैल 2022 में, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया था. बट देन आई अंडरस्टूड दैट इंटर्नशिप के 12 आवर्स और 15 आवर्स ड्यूटी के बाद प्रिपेयर करना इज नॉट पॉसिबल. तो सब्सक्रिप्शन 2 साल का था. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड वाचिंग द वीडियोस आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंटर्नशिप इन जून 2023. तो जून 2023 से मैंने स्टार्ट किया एंड 2024 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और वो आपने क्लियर किया? रिजर्व लिस्ट में आपका नाम था, यू गॉट विद सर्विस. Okay, so as you said, by God's grace, I will clear it in my first attempt. And initial list में मेरा नाम नहीं था. बहुत बुरा लगता है, especially जब इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो तो हमें लगता है कि हाँ अब तो हो ही गया. बट नाम नहीं था. But still I had hope कि हाँ maybe रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा. And I through reserve list I got IP TAS, Indian Post and Telecommunications, Accounts and Finance Service. And फिर उसके बाद जब रिजर्व लिस्ट आई तो आपका नाम था उसमें, सर्विस मिल गया आपको. बट देन आप फिर भी पढ़ाई करते रहे? हाँ. So ये जो इनिशियल लिस्ट में नाम नहीं आया 2024 वाला, दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी. क्यों? तो आई विल टेल दैट. तो अप्रैल 22 2025 में हमारा इस साल का रिजल्ट आया, जो 2024 वाला अटेम्प्ट का था. तो मेरा नाम नहीं था. So I was expecting I would be making it, but since it was not there was no other option for me other than to give another attempt. So in almost 1 month's time I was having the next prelims. But since I had gone till the interview stage, I had made up my mind that this time I should be putting in some more effort and I should try to clear it. क्या लगता है कि थोड़ा और करने से हो जाएगा? Maybe थोड़ा और कर लेते तो हो जाएगा. Marks आए तो I understood that I missed by just 8 marks. So I thought like maybe interview board शायद change हो जाए, या फिर maybe थोड़ा सा luck factor शायद इससे में थोड़ा सा marks आ जाए. So these small things can create a difference. So this was the blessing for me that अगर मेरा नाम even as a last ranker अगर आ जाता उस लिस्ट में, I would have been in a celebration mode. और ये 2025 वाले अटेम्प्ट में जो अभी मुझे 289 मिला है, वो तो definitely नहीं मिलता. Most probably I would not have even cleared prelims. Because you know, once you are in the list, definitely you get in that enjoyment mode. So reserve list since so late आया, by that time my mains was also complete. So reserve list आया तो my attempt was almost complete. बस interview stage बचा है. तो it was a blessing for me. एक तरह से ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह लो, या फिर ये कह लो कि वो जो हमारे ऑनरेबल पीएम कहते हैं कि आपदा में अवसर. कि आपने एक, आपके साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि मेहनत किया और सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उसको आपने पॉजिटिवली लिया कि मैं ऑलमोस्ट कर सकता हूँ. तो आपने मेहनत की और फिर मतलब गिव अप करने की बजाय या निराश बहुत ज्यादा होने की बजाय मेहनत करी, और फिर आपने रियलाइज किया कि यार अब तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी फिर आपने प्रीलिम्स भी कर लिया, मेंस भी हो गया, और सिर्फ इंटरव्यू बचा था, तब आपका इसका रिजल्ट आया तो इसमें भी आपका हो गया. तो आई थिंक द फर्स्ट लर्निंग, द बिगेस्ट वन फ्रॉम योर जर्नी इज कि भाई अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है पहली बारी में, या आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो लक फैक्टर हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, गिव अप नहीं करना है. जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है या अगला अटेम्प्ट है, उसके लिए बेहतर अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करके वो करना है. Exactly. And I would like to add with this what you were saying. Generally there is a belief that prelims clear करने के लिए 100 days के preparation चाहिए, 3 months का preparation चाहिए. Frankly speaking, मेरा last year interview था 4th of April. Result आया April 22nd. So उस April 22nd तक I didn't start preparing for the prelims because first attempt में सबको लगता है कि interview तक पहुंच ही गए तो हो ही गया. But जब result आ गया then I had to accept that reality. But सब लोगों ने उस टाइम मेरे को बोला था कि नहीं निकलेगा prelims because hardly 1 month is left. उसमें भी 5-6 दिन तो रोने में चला जाएगा. तो you hardly have 3 weeks.
But then somehow I could put myself into the study table. Effort Exam थोड़ा board ज़्यादा में लगा, वापस but then I analyzed it कि अभी मेरे पास 3 हफ्ते ही बचे तो मैं ज़्यादा टेस्ट दूंगा. But I started focusing on UPSC PYQs. I started understanding the pattern of UPSC questions. So that did really help me. And जब मैंने आंसर की से चेक किया था, अब 1-2 दिन में मार्क्स आ ही जाएगा. 2024 में मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स था 112. And 2025 में मैंने जब some of the institutes के की से चेक किया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. I was still getting 110. So जबकि कितना डिफिकल्ट था इस बारी वाला. पेपर was almost was difficult and time नहीं था मेरे पास. So I believe it's more about the mindset and थोड़ा सा smart prepare कर लो. सब कुछ नहीं पढ़ने का टाइम है तो जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो वाले एरियाज चूज करके प्रिपेयर कर लो. तो फिर आप इसी बारे में बताओ, क्योंकि आपने रिजल्ट के बाद प्रिपेयर किया प्रीलिम्स का, तो इमोशनल स्टेट आपका थोड़ा अपसेट था, ठीक है, और टाइम भी कम था, लेकिन करना है तो करना है. तो उन 3 हफ्तों में आपने क्या किया प्रीलिम्स के लिए फॉर द पीपल हु आर लेट्स से अपीयरिंग very soon? Okay. So just take it with a pinch of salt. You should also understand that I was also a candidate who had cleared the prelims a year back. So I'm not starting from zero. It's not that I'm starting from zero and build cleared on your previous knowledge. Yeah. That is number one. I had the previous knowledge and I also had the confidence that I have already reached the interview stage in my first attempt. So it's just that I have to come back to the study table. अब 3 हफ्ते में मैंने ये किया. Firstly, I started solving UPSC PYQs. PYQs have been. साल के? So I take 10 years PYQ. PYQ is the Bible for me. मेरे लिए syllabus comes second and for me PYQ 16 या 15 से ले लो till 2025. सही है. So what I used to do was that subject wise मैं ले लेता था. For example, अगर मेरे को अभी polity पढ़ना है तो polity में मैं ये करता था कि polity में अभी you can find it online. चैप्टर वाइज स्प्लिट दिया होगा. इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट से इन पास्ट 7 years 22 क्वेश्चंस आए. सो फॉर मी पार्लियामेंट इज वन चैप्टर जो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. अब देयर वुड बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर जहाँ से 7 साल में एक क्वेश्चन आया होगा. सो इस साल मैंने पढ़ा ही नहीं है. तो आई हैव टू टेक दैट रिस्क. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, उन पे ज्यादा फोकस करो उस और क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो. अब पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट है या नहीं? PYQ से पता चलेगा. सो दिस वाज द थिंग आई डिड. And this mindset में prelims and I believe that prepare हमने कर लिया PYQ से, but ultimately कितना भी तुम prepare कर लो, I had this mindset very clearly that UPSC के actual prelims hall में in both my attempts out of the 100 questions 20 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे को नहीं आते थे. एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ अगर मुझे नहीं आता है तो इंडिया में किसी के बच्चे को नहीं आता. कॉन्फिडेंस चाहिए भाई. सो दैट इज माय माइंडसेट. सो दोस 20 क्वेश्चंस तो मैं करूंगा, बट 20 क्वेश्चंस करके आपको भी पता है हमारे कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला. सो यू नीड टू रीच समवेयर बिटवीन 85 to 90 क्वेश्चंस, जो सबके लिए एक लिमिट होगा. सो माय एरिया वाज दैट आई फाइंड व्हेन मेरे 85 to 90 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो मेरा हो रहा है. देन यू हैव टू गो बाय योर गट फीलिंग. वो गट फीलिंग तब आएगा कि जब आपने काफी सारे टेस्ट सीरीज दी हो. टेस्ट सीरीज से ज्यादा UPSC PYQs आपने सॉल्व किए. UPSC PYQs में there are, I believe that there are certain trends that you can identify. For example, the way a question is framed, even if you don't know anything about it, you might be able to eliminate 1 or 2 options. And UPSC prelims में I believe अगर तुमने एक option भी eliminate कर लिया फिर तो attempt करना ही है question. And that's how I used to try to solve at least 85 to 90 questions. First attempt में मैंने 91 questions किए थे, तब मेरा 112 था marks. इस बार आई थिंक मैंने 88 या 87 कुछ अटेम्प्ट किए थे. वेट कितना आ रहा है कि इसके हिसाब से 110 आ रहा था. चल 100 प्लस आ ही जाना चाहिए होपफुली. तो पहली चीज आपने की सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद 2-3 दिन तो उदासी में बीते. सबसे पहले ऑलमोस्ट 1 वीक. चलो इनिशियली मैंने यही सोचा था कि अब नहीं यूपीएससी नहीं करूंगा. नाराज हो गया मैं. यूपीएससी ने बस मुझे चुन के बाहर डाला. मेरे साथ साइड साफी हुई है. इनिशियली ये, बट then somewhere in the back of the mind I knew that many of the candidates जो select हुए थे मैं जानता था उन्हें personally. So I knew that these people deserve to be in the list. Yes. If I am missing out, it's not because UPSC is unfair. Because पता होता है कि हम कहाँ पे बेहतर थोड़ा और कर सकते थे, पुश कर सकते थे अपने आप को. अगर मैं उस दिन नॉन एक्सेप्टेंस मोड में चला जाता तो मैं भी बोल सकता था UPSC ने नाइंसाफी की है. So that is not the right attitude. Exactly. अपने घर पे बैठो, आपको एग्जाम देना है, आपको सबकी तरह एग्जाम देना है, सबकी तरह सिलेक्शन है. And one thing I did was that जब टॉपर्स को भी ग्रुप्स में आने लगे, when I read one of the top, I understood that if I got this marks and this person has got 10 marks more than me, this person actually deserved that 10 marks more than me. उसका आंसर्स देता है. Yeah, his answer, and you have to accept that. ये ऑनेस्टी ना, मैं पता है एक अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ. यू हैव टू बी योर ओन मेंटर, यू हैव टू बी योर ओन क्रिटिक एंड यू आल्सो हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर. मतलब आपको खुद पढ़ना है, अपने आप को मेंटर करना है, सही चीज समझनी है.
आपने अपने आंसर में क्या गलत लिखा है, या आपने प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं कि आपने कौन से ऑप्शंस गलत जल्दी में मार्क कर दिए, ओएमआर गलत मार्क कर दिए. यू हैव टू बी योर ओन क्रिटिक. एंड देन आपने जो सही किया है, अपना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेड करके जो आपने सही किया है उसके लिए चीयर भी करो, वरना डिप्रेशन में ही रहोगे. तो यू हैव टू बी ऑल थ्री फॉर योरसेल्फ, स्पेशली इन दिस जर्नी, क्योंकि यूपीएससी का जर्नी बहुत लोनली है. तो लेट्स जस्ट सम अप दिस कि आपने सबसे पहले तो एक हफ्ता जो इमोशनल पेन होता है उसमें गया, वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं. उसके बाद फिर से खुद को उठाया कि स्टडी टेबल पर गए. सबसे पहले आपने PYQs से शुरू किया पिछले 10 साल के, और सिर्फ उनको रीड नहीं किया है, उनको एनालाइज किया. जैसे आपने बताया कि आपने आइडेंटिफाई किए वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा PYQs आ रहे हैं. जैसे आपने पार्लियामेंट का एग्जांपल दिया, ठीक है. और जो टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम टाइम में हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो लेट गो करना. PhD नहीं करनी है हमें लिटरली, तो हमें इंपॉर्टेंट पे फोकस करना और बाकी को लेट गो करना, ठीक है. और उसके बाद आपने अटेम्प्ट भी किए वो PYQs, ये नहीं कि बस कहानी की तरह पढ़े जा रहे हैं. और फिर आपने बताया टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज में आपने कैसे क्या किया? ओके, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हैड अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ, ठीक है. मैंने भी 100 डेज पूरा प्रिपेयर किया था. तो उस टाइम पे मैं ऐसे करता था, 5 डेज वीक में पढ़ता था. सैटरडे संडे आई यूज्ड टू गिव टेस्ट सीरीज. एंड ऐसा नहीं कि मैं एक ही टेस्ट सीरीज दे रहा, आई यूज्ड टू पुट माय बॉडी टू द मैक्सिमम प्रेशर. मैं एक ही दिन में 3 टेस्ट देता था, क्योंकि माय माइंड कैन हैंडल दैट प्रेशर. Yeah, so 6 hours I was giving test because I should be able to handle that pressure. मैं अगर यूपीएससी के एग्जाम हॉल में मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, so I should be trained. Muscle memory बन जाए. Muscle memory. I should be able to handle that situation. But इस बार I didn't have the luxury of that time. So what I did was that I solved last 7 years PYQs again. अब आप बोल सकते हैं पिछली बार भी आपने किया होगा. Yes, exactly, मैंने किया. But still I did it because I need to understand the pattern of UPSC. अब ये जो पैटर्न है, आई बिलीव दैट आप जितने भी करंट अफेयर्स मैगजीन्स कर लो, स्टिल यूपीएससी विल फाइंड आउट 50 क्वेश्चंस जो इंडिया के किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन में नहीं होगा. एंड दोस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय लॉजिकली एनालाइजिंग दोस क्वेश्चन. अगर आपने PYQs किए तो आपको थोड़ा ट्रेंड खुद समझ आ जाएगा. ओके, मैं इस तरह सोच रहा था, मैंने आंसर मार किया, बट मेरा गलत हुआ. सो यूपीएससी इज थिंकिंग दिस वे. सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट पैटर्न आने लगी है. एग्जैक्टली, उनको समझना एक उनका इंटरप्रिटेशन आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, यूपीएससी का अलग हो सकता है. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई ऑलवेज गिव अवे. फॉर एग्जांपल, मैथ्स से फॉलोइंग मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरे हमेशा गलत होते हैं, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल. मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो मेरा मिसमैच हो जाता है. तो मैं जो 10 क्वेश्चंस छोड़ता था, ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑफ देम वेयर मैथ्स से फॉलोइंग. सो इट्स नॉट लाइक ईगो पे नहीं लेना है, अल्टीमेटली हमें वो कट ऑफ क्रॉस करना है. सो यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, हमें बस you have to just identify those creamy questions, 50 80 85 questions choose करने जो अटेम्प्ट करने. और एक जो ईगो वाली बात इन्होंने बोली ना, उसमें एक फंडा काम करता है कि हर क्वेश्चन, चाहे वो कितना ही लंबा हो, डिफिकल्ट हो, या कितना ही इजी और बेसिक हो, उसके 2 नंबर है. एग्जैक्ट. और ये सबसे ज्यादा CSAT में काम आता है. सीरियसली, CSAT में many times people feel that I am from a science background, मैं मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता. मैं इंजीनियर हूं, मैं कैसे मैथ्स छोड़ दूं? Exactly. So in CSAT I understood that I did MBBS, तो मेरा mental ability थोड़ा सा उसके बाद, because I am dealing in biology mostly, I am not that good. But in both the first attempt I was scoring more than 100, second attempt I believe 90 plus तो आया ही होगा. What I used to do was that, so I understood that English मेरे ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो English पहले कर लो, उसके बाद mental ability वाले कर दो, maths के फिर जब बच्चे पीछे थोड़े से questions कर लो, ultimately 66.5 ही चाहिए. You don't have to solve all the questions. And वो questions UPSC हमेशा ऐसे 50 questions डाल के रखे होंगे, जिसमें you can easily score. So it's about identifying. Yes. तो वही आपने अपना SWOT एनालिसिस ही किया ना, कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं पहले वो करूंगा. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भाई नहीं आता मैथ्स इतना अच्छा, तो ठीक है. गोल क्या है? एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम करके ऑफिसर बनना है. उसके लिए आपको यूपीएससी ने सारे क्वेश्चंस को सेम रिस्पेक्ट और सेम वैल्यू दिया हुआ है. हमें अपने हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना है. इवन जब हम ऑप्शनल का पेपर भी करते हैं, तो उसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करो. And this happens many a times that being a sociology optional student, many of us would have some favorite thinker. And वो क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो, ईगो पे आ जाता है. नहीं, मैं वेबर का क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा फेवरेट थिंकर है. कार्ल मार्क्स. I have to attempt this question. But if you go and attempt those questions, you are losing the marks. तो इमोशनल डिटैचमेंट तो बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में भी, और एग्जाम हॉल में उससे भी ज्यादा. कि एग्जाम हॉल में पता क्या होता है कि मतलब मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इमोशंस ऐसे साइनोसॉइडल हो रहे थे. क्वेश्चन आ गया, सही कर दिया, नहीं आ रहा, गलत. तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को बैलेंस मेंटेन किया? So in this case, more than my second attempt, I would say about my first attempt prelims, because my first attempt prelims, I go in 2 cycles usually.
तो फर्स्ट साइकिल में जो मैं 100% श्योर हूँ वही क्वेश्चंस मार्क कर रहा था। कितने कर रहे थे आप ऑलमोस्ट? हाँ, तो ये आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने जब काउंट करके देखा देयर वाज जस्ट 15 क्वेश्चंस जिसमें मैं 100% श्योर था कि ये सही है। तो उस टाइम पे देयर कैन बी टू इमोशंस, एक तो है मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स गया, सेकंड है अब आ ही गया तो 1 घंटा और है तो कुछ तो कर लो, फाइट मारेंगे, बैठना ही है, निकल तो नहीं जा सकते, तो लेट्स ट्राई डूइंग समथिंग। सो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट मेरे को 15 आता है तो मेरे पास वाले को 7 भी नहीं आता होगा, तो 15 भी काफी है। सो फ्रॉम दैट 15 नाउ यू हैव टू समहाउ रीच दैट 85 और 90 क्वेश्चंस। उस अब नो आई एम सेइंग 85 बिकॉज़ मेरे को इतना एक्यूरेसी नहीं था, देयर माइट बी सम पर्सन जिसके 70 में ही आ रहे होंगे कट ऑफ, सो ही शुड नॉट डू दैट 90 क्वेश्चंस वाला थिंग। So here you need to be stay very positive, and here I believe थोड़ा सा being a religious person I believe that मैंने मेहनत की है तो God is seeing it ultimately. God helps those who help themselves. Exactly. So I believe that being a spiritual person, अगर मेरे 20 क्वेश्चन लगातार भी नहीं आते हैं, I used to think कि लास्ट के 20 क्वेश्चन पक्का मेरे सही हो जाएंगे, तो 20 into वहाँ से मेरे आ जाएंगे, 20 into 2 40 मार्क्स तो आ जाएंगे, तो 18 यहाँ से 40 वहाँ से, बाकी थोड़े बहुत इधर उधर से तो मिल ही जाएंगे। So it's that positivity does matter a lot. And here one more thing to happen. Many people do a thing that paper 1 के बाद जाके check करने लग जाते हैं। And जो break मिलता है। Break मिलता है। And I never used to do that. मैंने भी कभी नहीं किया। Because if you do that, none of us know cut off कितना जाने वाला है। हो सकता है cut off 50 जाने वाला, हो सकता है cut off 110 जाने वाला है। So nothing can be done. जो हो चुका है, don't even think about it. But if you can happen is that if you see it and by chance आपके थोड़ा border line में आ रहा है, आपका सीसैट पूरा लुढ़क जाएगा। हाँ, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ गए ना। Exactly. और आप सीसैट का रिवीजन नहीं कर पाए, और सीसैट को हल्के में नहीं लेने का है। Exactly. आपने सीसैट का क्या किया? Okay. So सीसैट के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा दे रहा था, इनिशियली मैंने एक सीसैट पेपर उठा के खुद सॉल्व करके देखा, तो उसमें मैंने टाइमर लगा के देखा। आई वाज जस्ट वांटेड टू सी व्हाट इज माय बेसलाइन, तो मेरा 60 मार्क्स ही आ रहा था। आई अंडरस्टूड दैट 67 चाहिए क्लियर करना, आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर, सो आई नीड टू वर्क ऑन। फिर मैंने देखा मेरे कहाँ क्या इश्यूज आ रहे थे। इश्यू ये था कि मैंने फर्स्ट उस दिन जब सॉल्व किया था, मैंने मैथ्स को बड़ी ईगो में ले लिया। 12th तक मैंने मैथ्स भी पढ़ा है तो मेरे को वो करना ही है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने पढ़ा है मैथ्स तो। सो देन आई स्टार्टेड कि ओके दीस आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज। इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन ज्यादा तो सही हो रहे हैं, एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस में देयर इज अ ट्रिक दैट you should only solve the UPSC PYQs in English. I would suggest never go for any coaching material. Yes. And you should understand how UPSC is defining the answers. And अगर 10 साल का UPSC के इंग्लिश के आंसर्स का प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस आप समझ लोगे, आपके अगले साल डेफिनेटली एटलीस्ट 60% इंग्लिश के क्वेश्चंस तो सही हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी के लिए I relied on few YouTube videos. I don't think there is no wrong in naming two genuine sources which I used. One was Raj Malhotra's IAS Academy CSAT videos. The other is PWIAS Rishabh sir, I think sir के free content है। These two contents I found sufficient for CSAT. Now this might free है बोलो। Yeah, and this might be a reason that I come from a science background and generally मेरे mental ability वगैरह थोड़ा सा अच्छा होता है। And I never took it on ego that I have to score 100 plus. मुझे ये था कि 67 क्रॉस होना है, तो I consider अगर मेरे 80 plus marks में आया, I consider it's a safe range. So ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया, बट ऐसा भी नहीं कि मैंने फुल इग्नोर किया। Maybe every day 30 minutes मैंने CSAT को दिया होगा in the last 100 days in first attempt। इस साल I didn't have the luxury of time, तो मैंने weekly 1 or 2 hours CSAT के लिए दिया था। PYQ किए थे CSAT के? Of course, CSAT के लिए PYQ is the holy bible. Yes. If GS के लिए है, but CSAT के लिए it's again a more important thing. I believe 10 years same 2015 to more, but 2022 के बाद थोड़ा सा पैटर्न ज़्यादा it's becoming difficult, so वो ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और 2 घंटे बैठ के दिया CSAT? Exactly. CSAT में I believe अगर आप टाइम लगा के नहीं कर रहे हो तो सी इफ यू गिव 4 hours सबका आ जाएगा उसमें 100 प्लस, बट प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू सॉल्व इट इन दैट टाइम, विद इन द टाइम फ्रेम, तो इट इज बेटर। और OMR भी साथ साथ आपका एग्जैक्टली OMR भी करना है। अदरवाइज अगर OMR में टाइम वेस्ट नहीं करना है, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट इफ 1 hour का टेस्ट मैं दे रहा हूँ हाफ क्वेश्चंस के लिए, तो मैं 50 मिनट से टेस्ट दूंगा, क्योंकि 10 मिनट मुझे पता है मेरा OMR मार्क करने में जाएगा, तो OMR में मार्क नहीं करूंगा, क्वेश्चन पेपर में मार्क करूंगा, बट 10 मिनट्स फिर कम रखूंगा मैं अपने लिए। यू हैव टू बी बिट स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ। मैं ऐसे करती थी, मैं अपने ना 6 मिनट हटा लेती थी। मुझे लगता था कि 6 मिनट ना शायद कोई जैसे इन्विजिलेटर टेस्ट कराने आ गया, साइन कराने आ गया, कोई बच्चा आसपास शोर मचा रहा है, कुछ भी पानी पीना है, तो मैं 6 मिनट निकाल देती थी वो सब में से, चाहे मेंस है प्रीलिम्स है, और फिर मेरे लिमिटेड टाइम में मेरे को सब कुछ करना है। मैं OMR भी अच्छा, आप अटेंड कैसे करते थे, कितने राउंड्स में, कैसे? सो
GS क्वेश्चंस में आई यूज्ड टू गो इन 2 राउंड्स एंड इफ टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 3 राउंड्स जा पा रहा था, बट 2025 वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चंस वर बिट लेंथी। तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट शुरू फर्स्ट राउंड में मैं समझ आ गया मुझे कि मेरे ये 3 राउंड में नहीं होने वाला। तो फर्स्ट राउंड में 100% श्योर वाले क्वेश्चंस मैंने मार्क कर लिए। इस बार वो 22 के अराउंड आ गया था। आउट ऑफ 100 स्टिल ओनली 22 आई एम सेइंग वेरी फ्रैंकली, एंड मेरा 289 रैंक है, इट्स अ डिसेंट रैंक। सो नेवर थिंक कि अगर आपके 15 आ रहे हैं तो इट्स अ बैड थिंग, मे बी आपका भी आ सकता है। कितनी देर लगी आपको? First round I used to try to complete in 30 to 40 minutes because I'm only solving the questions I'm 100% sure, मतलब इसका ये तो मेरा गलत नहीं हो सकता, which is factually correct, which all probability is correct. Second round we will go for logical eliminations वाला, या फिर थोड़ा मैं recall कर रहा हूँ second round में time है तो। Third round is it's about reaching that safe zone which you believe is safe for you. तो उसके लिए I used to go back कि थोड़ा gut feeling में उसमें थोड़ा believe करना पड़ेगा। पहला राउंड तो 30-40 मिनट में हुआ, दूसरा कितनी देर में हुआ? दूसरा और तीसरे के लिए मतलब स्ट्रिक्टली मैं टाइम लिमिट नहीं रखता था। सेकंड राउंड खत्म होते आई यूज्ड टू जस्ट काउंट रफली कि कितना हो गया। अगर मेरा बाय चांस 90 हो रहा है तो थर्ड राउंड की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मतलब 70 पे नो हैव तो OMR हर राउंड के बाद कंप्लीट करना। एग्जैक्टली, आफ्टर एवरी राउंड आई यूज्ड टू डू इट एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू बी ओवर क्वेश्चंस। अगर बीच में कुछ ज्यादा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तो मैं साथ साथ ही मार्क कर लेता हूं, क्योंकि बाय चांस OMR में एक भी मिस मार्क हो गया तो वो लाइन से गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो बीच में। एंड वो जो आपका मतलब टाइमिंग घड़ी पे अपने नोट करते रहते थे, या फिर जैसे मान लो एक राउंड मेरा 30 मिनट में खत्म हो गया तो आप अपने आप को दूसरे वाला देते थे कि मैं कोई 1 घंटे में करना है, या फिर फ्लेक्सिबल? ओके, so this cannot be done in the exam hall. This has to be done when you are practicing. तो घर पे बैठ पे जब मैं PYQs कर रहा था तो मैंने अपने लिए एक फ्लक्चुएटिंग रेंज मैंने सही कर लिया था कि अगर मैं 30 to 40 मिनट्स में फर्स्ट राउंड कर लेता हूँ, ओके मे बी सेकेंड राउंड में मैं 1 आवर तक दे सकता हूँ अपने आप को। बट अगर मेरा बाई चांस वर्स्ट केस सिनेरियो में 50 मिनट्स तक जा रहा है, then I will have to adjust. So ये सब के लिए you will have to find that safe zone, and that can be done by PYQs. Because एक साल सीसा टफ होगा तो अगले साल सीसा थोड़ा सा इजी हो जाएगा. So you will find that range which suits you the most. That can be done only by solving PYQs. मार्क करते थे कुछ क्वेश्चंस को, जैसे मैं ऐसे करती थी कि अगर मुझे कोई नहीं आता है, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, मैं उसे क्रॉस ही कर देती थी ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। Okay, so I used to do that. First round में जब मैं जा रहा हूँ 100% वाले तो मैं मार्क कर रहा हूँ, बट बाकी जो है उसमें आई यूज्ड टू डू दैट कि आई यूज्ड टू मेक सम मे बी राउंड, मतलब इसमें मेरा 50-50 है, डाउट है, हाँ मतलब मैं आके मुझे ये तो करना ही करना है, और जिसमें मुझे 100% जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मेरे लिए हमेशा होता था कि इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, वो तो मैं लास्ट में अगर मेरा टाइम बचा है 5 मिनट बचा है तो तब आके मैं देखता था, चलो मैच द फॉलोइंग देख लेता हूँ। और मैं ना शीट के एंड में जैसे ये क्वेश्चन पेपर है तो मैं एंड में लिख लेती थी कि ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं करने, क्योंकि एंड में हमें लगता है चलो मार ही देते हैं, इतना नेगेटिव कटवाया है ना, तो हाँ it is definitely there, you have to restrict yourself। हाँ वो टेम्पटिंग होता है because many times what happens is there would be some topper who has attempted 99 questions, 100 questions, and that becomes tempting for you. So मैंने अपने लिए identify कर लिया था कि the moment I am going beyond 90 questions, even if it is 91, the negatives are increasing consistently, and वो सबके लिए एक safe range होता है, you will have to identify that yourself। तो प्रीलिम्स में हमने ये किया, उसके बाद मेंस में मेंस के लिए आई वुड जस्ट ब्रीफली टेल यू अबाउट माय प्रिपरेशन आल्सो, सोर्सेस भी तो थोड़ा सा क्लैरिटी। सो माय एंटायर प्रिपरेशन इज टोटली अ नॉन कंजर्वेटिव प्रिपरेशन। मैंने कोई भी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, तो ओनली एनसीईआरटी दैट आई रेड वाज ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 11th वो तो करना ही था, ठीक है। बाकी कोई भी एनसीईआरटी मैंने ऐसे खरीदी भी नहीं है, ना मेरे पास पीडीएफ पढ़ा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशन था फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, क्योंकि आई वाज इनिशियली वर्किंग, फिर मैंने जॉब छोड़ा, मतलब मेरे पास सच बोले तो दिसंबर से मेरे पास फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए टाइम था, तो आई हैड टू रेस्ट्रिक्ट माय रिसोर्सेज। तो एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था इनिशियली चंडीगढ़ में, राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। देन बाय दैट टाइम आई फाउंड आउट दैट along with that I needed something, then I clubbed it with the erstwhile Byju's faculty. Today I don't think there is any wrong, these faculty are teaching in Unacademy IAS English, so these two were my base materials. And for example, for modern history I relied only on the PPTs that was provided by Abhishek Mishra sir, who teaches in Unacademy IAS English. And here आपको बहुत लगेगा कि फोमो आ सकता है, लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, और मैं बस एक PDF पे डिपेंड कर रहा हूँ
Because I believe that because मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे PYQ सॉल्व हो रहे हैं तो that is enough. I don't have to read that standard book. I'm not saying कि आपके पास टाइम है तो कर. मेरे पास टाइम नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में. So there might be some chapters which I have read from Spectrum. बिपिन चंद्र तो कभी नहीं पढ़ी, but this was my base material. Similarly for polity, लक्ष्मीकांत, बट उससे पहले मैं वीडियो देख लेता था, समझ सर का देख लेता था, राज मल्होत्रा का भी वीडियो मैंने देख लिया. YouTube नहीं, उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया. अच्छा. बायजूस का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन था. So these videos उसके बाद पॉलिटी पढ़ता था तो लक्ष्मीकांत जल्दी कवर अप हो जाता था. This was my base material. अब मेंस के बाद आए तो जब फिल्म्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मेरे पास तब तक I have never made my notes. मेरे पास 0 notes था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिस माइट मतलब झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची है. सो आई कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माय सीनियर, हिज नेम इज फेबिन जोस थॉमस, आईपीएस, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, ही इज माय स्कूल सीनियर. तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि मेंस में तुम्हें टेस्ट वगैरह लिखने होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लेने होते हैं. तो अंडर हिम आई चोज एन अकेडमी इन केरला, लीड आईएएस एकेडमी. दोनों अटेम्प्ट में आई वाज एसोसिएटेड विद देम. So lead में what I got the benefit was that they had given a timetable tests का, weekly tests होते थे. And most important was that they used to give a mentor. My mentor was, I'm very thankful to her, Fatima Shinna. She's an IRS officer. तो जो first test मैंने लिखा था, if I read that answers today, वो तो आंसर ही नहीं थे. But she told me how to write. And I was a clean slate because मेरे पास कोई experience नहीं था, तो I kept myself as a clean slate and a clean canvas. जो मुझे बता रहे थे, I build up on that. तो वो मेरा content. उससे मेरा आंसर राइटिंग इंप्रूव हुआ. वो कंटेंट मेरे पास नहीं था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई टुक संकल्प मींस बैच ऑफ टारगेट यूपीएससी सुदर्शन लोधा सर का, क्योंकि मेरे पास 0 कंटेंट. आई नीडेड समथिंग. कुछ कैसे नोट्स बनाने वो भी नहीं आते थे, तो सर लाइव में दिखाते थे तो आई टुक इट. और आई नेवर वॉच्ड एनी लाइव वीडियोस. आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग इन 2x. टाइम नहीं है तो यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ 2x में. ऑल द वीडियोस आई हैव वॉच्ड ऑफ ऑल द क्लासेस नोट्स बना रहे हैं. एंड आई हैव नेवर गॉन टू एनी ऑफलाइन क्लासेस. चंडीगढ़ में घर पे बैठ के मैंने प्रिपेयर किया. सो लीड डिड हेल्प मी अ लॉट थ्रू ऑल द टेस्ट सीरीज. संकल्प से थोड़े बहुत नोट्स मेरे पास आ गए और वो आपकी मेंटरशिप चल रही है साथ साथ. लीड से मेंटरशिप भी है. सो दैट इज गोइंग ऑन पैरेलली. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रेडी था, बट आई न्यू दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कुछ कर नहीं सकता. बट आई स्टिल बिलीव दैट इफ आई एम वर्किंग इन, मैंने इतने सारे घंटे डाले हैं, सारे मेथड्स मैंने प्रॉपर्ली फॉलो किए, तो आई विल बी रिवार्डेड. आई वाज 100% श्योर कि मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक, मे बी इट्स माय बिलीफ. I believe that अगर मैंने एफर्ट्स डाले मेरे रिजल्ट्स आएंगे. मतलब एक बहुत बढ़िया फेमस कोट है कि ना, work as if everything depends on your efforts, but believe as if everything is in God's hands. God's hand. So that was the ultimate thing. So you won't believe, I prayed a lot also and I worked a lot also. Both things I took hand in hand. Then I went for the mains, and you should be मतलब this is the coincidence of God's grace, I would say. Sociology मेरा ऑप्शनल था, मेरे लिए बहुत टफ था. Out of paper 1 के जो questions उस दिन आए थे, a good number of them came from the questions that I read a day before. Paper 2 में, now paper 2, this is the most important part in my first attempt. अभी marks आए नहीं detail, that's why I'm not discussing about this attempt वाले marks. पिछली बार कितने marks? Okay, सोशो वाला बताता हूँ. सोशो is a very important thing in my preparation. तो paper 2 में जब मैंने question paper लिया, तो out of those 19 questions, एक को छोड़ के 18 मेरे को आता ही नहीं है. So I don't know how will I do, because in the sense कि I can write maybe 1 or 2 lines, but I don't know 250 words में नहीं लिख सकता. But then I believe that या तो मैं वहाँ बैठ के रो सकता हूँ, नहीं तो with whatever content you have, sociology, you know sociological thinkers, you know sociological perspectives, जो आपने समझा है, रट के जाते तो मैं कुछ नहीं कर पाता. थोड़ा मैंने समझा है, तो जो मैंने थोड़ा समझा है उसको मैंने उस पेपर में इम्प्लीमेंट किया. And I had 144, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट in paper 2 of sociology. जबकि 19 में से 18 सवाल. और पेपर, and now you see the comparison. पेपर 1 मैंने एक दिन जो पहले पढ़ा था उसमें से आया था, तो मैं रट के गया था. उसमें मेरे हैं 114. Because I was just vomiting out what I just read a day before. I never used my. It's also good. It's a good score. But you should just see that when I was using my brain to think and writing the answer to the question, the demand of the question मैंने address किया तो मेरे marks आ रहे थे. और जब मैंने नोट्स वहाँ पे रिप्रोड्यूस किया तो नहीं आ रहा. एंड ये मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता था. सेकंड अटेम्प्ट में आई जॉइन निशाद सर्स कोचिंग, लेवल अप. तो आई अंडरस्टूड दैट कि मेरे पेपर 2 में क्यों मार्क्स है, पेपर 1 में क्यों नहीं आए. बिकॉज पेपर 1 में मैं नोट्स लिख के आया जो यूपीएससी ने पूछा नहीं था, बट पेपर 2 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने एड्रेस किया. तो बेसिकली जो पूछा गया है वो बताना है, जो रट के आया हो वो नहीं. और दूसरी बात जो मुझे दोनों आपकी कंसिस्टेंट लगी, प्रीलिम्स में भी यही हुआ, मेंस में भी, कि नहीं आता था
लेकिन वहां पे रोने धोने की बजाय और हिम्मत हारने की बजाय यू वर फाइटर इन द एग्जाम हॉल। बैटल ग्राउंड भी है वो हमारा। इट इज अ बैटल ग्राउंड, उसमें आपकी मदद करने कोई नहीं है। यू हैव टू फाइट इट आउट योरसेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव। अगर आपने उस दिन भी कुछ किया है, एंड आई जस्ट थॉट, मैंने लास्ट मोमेंट पे जब क्वेश्चन मिला मुझे, मैंने अपने आप को ये बोला, देखो ये 19 क्वेश्चंस मुझे 18 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ये ऐसा भी हो सकता है जिस जीएस पेपर 1 में आ जाता, बट समहाउ गॉड प्लान्ड इट इन अ वे कि लास्ट डे का लास्ट पेपर में आ रहा है, तो इतना सब प्लान करके हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। नेचुरली इट हैपेंड फॉर गुड। आई गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन दोस पेपर्स, सो दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर मेंस। आई रोट अ लॉट ऑफ टेस्ट, सो every once in a week I was writing a full length test। 3 घंटा बैठ के once in a week initially first 30 days में, उसके बाद twice in a week भी मेरे 30 मिनट मतलब पूरा 3 hours का पेपर बैठ के फुल घर पे बैठ के लिखा। टेस्ट मैं घर कहीं और जा नहीं पाया तो घर पे बैठ के रूम बंद करके पूरा लिखता था। एंड द थिंग इज इनिशियली जब आप लिखोगे तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू आल्सो नो, इनिशियली हम 11 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे 12 होगा। पेपर से पहले भी मेरा 19 ही हो रहा था, बट स्टिल आई हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं कर दूंगा, उस दिन मैं करके आऊंगा, और मेरा कोई भी क्वेश्चन झूठा नहीं था। So you need to have टेस्ट लिखने के बाद चेक किससे कराते थे? Okay, that is the advantage that I had। जो मैंने केरला वाला इंस्टीट्यूट था लीड आईएएस एकेडमी, तो लीड आईएएस एकेडमी को मैं मेल करता था आंसर्स पीडीएफ बना के। So they used to check, and once I got back the checked answer sheet, मेरा मेंटर था, she used to sit with me to 1 hour to 2 hours and detailed review देती थी। Initially इतना टाइम लेना पड़ता था because I had zero experience, first attempt कुछ नहीं आता। धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होने लगा because I started understanding कि डिमांड क्या है मेंस का। That helped me in my first attempt। Second attempt में क्या हुआ, prelims खत्म हो गया, तो this time I went directly to Kerala। I stood in for 3 months for the mains। I stood in Kerala। I took the guidance of 2 people। लीड तो था ही मेरे पास, but this time I got a wonderful mentor by name Nitin Menon in Fortune IAS Academy, and he is a gem of a person। I don't know how to thank that person today because yeah, the thing is that मेरे frequently contacted में मेरे पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को छोड़ के नितिन सर was the frequently contacted, and he used to send me daily 2 questions and मेरा आंसर्स जीएस के आंसर्स भेजता था, and सर वो इवैल्यूएट करते थे। So 60 days में सर ने मेरे हर दिन मेरे आंसर्स इवैल्यूएट किए। 120 ओके, एंड इन दिस 60 he was able to analyze, आज मैंने ये गलती की, कल भी रिपीट किया, you should not be doing it। ओके, कल तूने ये रिपीट गलती की, आज तूने नहीं की। He was able to give me insights। He used to send me content also कि थोड़ा बहुत ये कहीं इंक्लूड कर देना। This was something I got as a blessing। Same way Lead was also helping me। So this year I put in a lot of effort because मेरे पिछले साल मेंस में मार्क्स कम थे। I got in only because of 193 that I got in my interview। Interview। My total score in mains was not that good। So I knew that I need to work on my mains। So this year, last year जब मैं हफ्ते में 1 टेस्ट दे रहा था, this year I was appearing 1 day in Lead, next day I was appearing in Fortune also for the test। So I was putting myself to the maximum stress that I can because I knew that मैं जब तक आंसर नहीं लिखूंगा मेरे आंसर्स improve नहीं होंगे। And mains में I think unless you write, your answers is not going to improve। That is the thing। And these two institutes कितना भी पढ़ लो लिखना तो है। Until you write, there might be some people who are extraordinarily talented in writing, but for others, I believe, unless you write, your answers are not going to improve। So I wrote a lot of answers, and कभी भी ये मत सोचना कि अब सब कुछ पढ़ के मेंस का आंसर कभी भी आप लिख नहीं पाओगे। So it's that जितना आपने मे बी मैंने GS 1 में कुछ पढ़ा होगा, बट मैं इंटरलिंक करके सोशल में डालूंगा, एस्से में डालूंगा, एस्से में जो पढ़ा यहाँ एग्जाम्पल बना के लिख दूंगा, एथिक्स का कोई एग्जाम्पल होगा कहीं मैं घुसा दूंगा, GS 3 का कुछ मैं GS 2 में डाल दूंगा। इंटरलिंक थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, तो ज्यादा कंटेंट के पीछे भागने से बेटर होता है कि कुछ चीज को मल्टीपल जगह कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी के बारे में सबसे फेमस बात जो कही जाती है कि इट कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, तो और हम फुल्ली रेडी कभी फील नहीं करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद टॉपर भी फुल्ली रेडी नहीं फील करते हैं। तो अभी जितना पढ़ा है, मान लो आज मैंने एक चैप्टर किया, व्हाट यू सेड इज एग्जैक्टली राइट। अगर आज मैं वो प्रीलिम्स का पेपर देता शायद मेरा 50 भी ना आए, because I am not in that stressful situation। Maybe I am in exactly। So that's a very valid point that you had said now। गुजरे है ना हम भी उसी रास्ते से। तो अच्छा, तो जीएस के लिए फिर क्या किया? ये तो आपने सोशल का बताया। हाँ जी, तो सोशल के इस बार क्या सोर्सेस थे आपके? तो इस बार मेरे लास्ट टाइम जब मार्क्स आए थे अंडरस्टूड 250 is a decent score, but paper 1 में I need to improve a lot। I understood that। So initially I found out कि कहाँ से मैं prepare कर सकता हूँ। So I followed 2 people। One was Nishad sir at Level Up IAS, because I saw few of the videos and I understood that Nishad sir is writing answers live in the board।
which very few people rarely do. तो मैंने निशाद सर का क्रैश कोर्स इस बार लिया था. क्रैश कोर्स का कंटेंट मुझे इस बार बहुत हेल्पफुल लगा. Actually, in paper 1, I understood that a good number of questions, because Nishad sir tries to predict question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कि 2 साल में ये आया तो इस साल शायद नहीं आएगा, 3 साल से आया नहीं है तो इस साल आ सकता है. सो ही ट्राइज टू प्रोवाइड द कंटेंट एंड ही मेक्स पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्चुअली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. निशाद सर का कोर्स मुझे इस बार बहुत हेल्प किया. सेकंड पर्सन वाज जिष्णु सर. ही इज आल्सो फ्रॉम केरला. आई got many gems from Kerala actually. You're also from Kerala? Yeah, actually. So he's at iLearn IAS. Jishnu sir was my personal mentor for the almost 60 days. So जब मेरा initially list में नाम नहीं था 2024 में, called this person through another contact. Sir said तू आ जा यहाँ पे, हम साथ में बैठेंगे. So I was getting content from Nishad sir's or classes, but at the same time Jishnu sir used to sit with me for hours. I would like to thank that person. He used to take my answer. 1 घंटा करीब 2 घंटे तक बैठे रहते थे, डिस्कस करते थे. Because many people will tell you about the weak points in your answers, but this person was actually telling me कि ये ऐसे ही लिखना है actual paper में भी. This is something which I got as a benefit this year, because very few people will tell you know that very well कि critically analyze करते करते sociology teachers कई बार कुछ ज़्यादा ही critical हो जाते हैं. तो जिष्णु सर was telling me very clearly, and this is a very good style of writing. ये ऐसे ही लिखना है. जो गलत है obviously बता देंगे, ऐसे repeat कभी नहीं करना है. But he used to sit with me for hours. He used to tell me there were many concepts जो मेरे conceptual clarity इतना अच्छा नहीं था. तो sir used to sit with me and clearly make me understand. तो जिष्णु sir and Nishad sir, it was these both of them helped me. Best of both worlds kind of. Yeah. And Sleepy का base material. Sleepy का base material. बुक कौन सी? इस साल फिर मैंने नितिन सांगवान इतना ज़्यादा यूज नहीं किया, बिकॉज समवेयर आई अंडरस्टूड दैट नितिन सांगवान इज फोर्सिंग मी टू स्टैग्नेट इन अ सर्टेन रीजन. सो इस साल आई ट्राइड टू diversify, use these two sources, Jishnu sir's classes and Nishad sir's or crash course. Let's see when this mark comes. GS में आपने क्या sources? Okay. GS में I relied again on Leeds mains program and Fortune IAS का mains program. Both I used. So Nitin sir was helping. It was moreover rather than content, I was focusing on writing good number of tests. But last year मेरे GS3 में identified that मेरे marks थोड़े कम आ रहे थे, 85 ही आया था. So I thought GS3 के लिए I need some source. इस बार मैंने साथ ही IAS का GS3 वाला मॉड्यूल I did too, and शिवन सर का Write Smart भी मैंने लिया था. तो Write Smart was also help. I should thank him also. Write Smart also did help me a lot this time, because he was also providing ready-made content also. Now I would never, and what I used to do was that मैं ऐसा नहीं कि सर ने GS1 में पढ़ाया तो वहाँ यूज करूँगा, मैं जहाँ पे भी मेरा मौका मिल रहा है. And this is a benefit because I had not studied too much. I had limited to few resources. तो मेरा compulsion था कि जो few resources मैंने पढ़े मेरे को लिखने, बस खाली छोड़ के तो नहीं आ सकते, कुछ तो भरना ही पड़ेगा पेज में. So I used to use it at multiple places. शिविन सर Write Smart, GS3 also मैंने especially internal security का सर ने बहुत अच्छे से cover किया था. And left wing extremism वगैरह actually आ भी गया था. So उसमें ready-made content ही was just reproducing it. So mains में 2 इंस्टीट्यूट. GS1 में क्या किया? अच्छा ऐसे सब्जेक्ट वाइज नहीं डिवाइड किया, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल था वो कर लिया. मटेरियल भी एक्चुअली मैंने पूरा नहीं किया. सो इट वाज लाइक माय टारगेट वाज दैट जैसे कि इस संडे को टेस्ट है GS1 का फॉर्च्यून और लीड में. बाय गॉड्स ग्रेस दोनों इंस्टीट्यूट में सेम टेस्ट सीरीज पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो मैं दोनों जगह जाके लिख पा रहा था. सो आई यूज्ड टू राइट खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के थोड़ा बहुत कंटेंट रैंडमली यूट्यूब से गूगल से ले लेता था. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट मेंस कंटेंट, अब देयर वुड बी मेनी रैंडम साइट्स हु आर प्रोवाइडिंग यू कंटेंट, एक बार वो पढ़ लूंगा. उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज के आंसर्स कीज है आई यूज्ड टू रिलाई ऑन देम. एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट आई यूज्ड टू try to generate points by daily answer writing. So Lead IAS was conducting a program by name Daily Answer Writing. At the same time, Nitin sir was giving me 2 questions daily. So Nitin sir used to tell me कि how should I brainstorm to generate points with the prelims वाला content. तो अगर आप मेरे कोई भी मेंस का आंसर पढ़ोगे तो कोई extraordinary content नहीं मिलने वाला. वही चीज हम सब ने जो prelims में पढ़ा वो बस I'm just placing it here and there. Exactly. I'm just structuring it and I'm just putting it in here and there. ऐसे के लिए लास्ट ईयर मैंने 1-2 ऐसे लिखे तो डिसेंट स्कोर आ रहा था, तो मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था. इस साल एक्चुअली आई जस्ट रोट द टेस्ट सीरीज ऑफ लीड एंड नितिन सर, दोनों का मैंने टेस्ट सीरीज दिया था. एंड देयर इज कि ऐसे में सी आई एम डूइंग फेयरली वेल. लास्ट ईयर माय स्कोर वाज 101, ओके स्कोर, बट देन आई अंडरस्टूड दैट देयर इज आल्सो अ लिमिटेशन. Because I cannot expect myself to get 140 in essay.
So I never focused much on. Okay, I understood my limitation that I can maximum stretch it maybe to 110. तो ऐसे में मैंने उतना ज़्यादा ध्यान इतना नहीं दिया. मैं चाहता था पिछले बार का 101 ही आ जाए. मेरा इम्प्रूवमेंट स्कोप तो ज़्यादा, बाकी जीएस सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल थे. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया, ऑनेस्टली मैंने. और वो क्या आपने मतलब मेंस में टोटल कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे, लिखे होंगे अपने हाथ से? मेंस के जस्ट काउंट वी हैड अराउंड 3 महीना. So 3 to 4 12 weeks. हाँ 12 हफ्ते. Okay, so initially दोनों 3 घंटे का टेस्ट तो दोनों इंस्टीट्यूट्स में होता था. वो इनिशियली पेपर वाइज होता था. GS1 का इनिशियली GS1 GS2 GS3 सॉरी पेपर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज होता था. पॉलिटी का ऐसे करके होता था. वो तो मैंने दिया ही है. फुल लेंथ टेस्ट आई वुड हैव गिवन मे बी a set of 3 full length test. One at lead, one at fortune, one again at fortune I think. तो मतलब वन सेट मतलब एक पूरा जीएस के 4 पेपर और सोशियो के 2 पेपर ऐसा? एग्जैक्टली. और एक एसए का पेपर. एसए का एक पेपर. तो टोटल कितने 7 पेपर? 3 सेट. हाँ. तो 3 सेट मतलब 21 पेपर तो फुल लेंथ वाले दिए. बाकी सब्जेक्ट वाइज तो 3 घंटे का मैंने हर हफ्ते में 2 तो दिया ही है. फॉर्च्यून और लीड में दिया ही है. 40-50 मेंस के मॉक टेस्ट. इट्स अबाउट राइटिंग द आंसर. इट वाज माय एंटायर प्रिपरेशन वाज अबाउट राइटिंग. देखने के साथ ही आंसर आपका मसल मेमोरी बन जाए. आना चाहिए. दिस वाज व्हिच आई स्ट्रगल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. बिकॉज मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स फर्स्ट है, जो मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था उससे जस्ट थोड़ा आगे निकल रहा है. एंड इंटरव्यू स्कोर सेव मी. माय 193 इंटरव्यू सेव मी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो आई न्यू दैट मेरे को मेंस में और मेहनत करनी है. प्रीलिम्स में कितने मार्क्स लिए थे? सॉरी, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स लिए थे इस बार? इस बार मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया था. पिछली बार तो या आई हैड द एडवांटेज क्योंकि एक महीना पोस्टपोन भी हो गया था प्रीलिम्स. सो एवरी सैटरडे एंड संडे आई वाज गिविंग जस्ट मॉक टेस्ट. कोई भी इंस्टीट्यूट जहां भी मिल रहा है आई वाज गिविंग. सो every Saturday, Sunday I used to give at least 3, Saturday 2. So every week 5. So 5 into 4, maybe 20 minimum. 20 mock tests plus full PYQs हमने अटेंड किए. Exactly. अटेम्प्ट इस बार भी किए PYQs? इस बार बस PYQ किए. नाइस. और अब आते हैं उस पे चैट जीपीटी वगैरह का कुछ यूज किया टेक्नोलॉजी का? By the time I became acquainted with ChatGPT, मेरे साल का इंटरव्यू थोड़ा आ चुका था. थोड़ा सा टेक साफी नहीं हूँ इतना, बट इंटरव्यू के लिए मैंने अच्छे से ChatGPT यूज किया है. बिकॉज जो मेरे डाफ के कीवर्ड्स उस पे कंटेंट जनरेट करने के लिए हैड रिलाइड ऑन ChatGPT a lot. तो फिर इंटरव्यू पे आते हैं, क्योंकि आपने बताया लास्ट टाइम आपके 193 थे, इस बार कितने? 202. वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स, क्योंकि मतलब 190 अबव इज एनीथिंग इज एक्सेप्शनल. ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस. व्हाट डिड यू डू फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन? Interview में one thing is that I from my childhood I used to like public speaking and I like debating. So जो speaking abilities है and जो nervousness है वो मुझे usually नहीं होता. And second thing is that I told myself that interview is about analyzing your personality and not about knowledge. So I had clearly told that to myself. अगर मुझे चीजें नहीं भी आते हैं, I would frankly acknowledge it in front of the board that I do not know. Bluff करने की बजाय सच बता दूंगा. Yeah, I did that. So first attempt में my DAF was very unique in the sense that my hobby is reading books on Ayurveda. So an MBBS doctor reading books on Ayurveda would naturally initiate a curiosity in the minds of the board. So first time my interview was in B.B. Swain sir's board, and last year my interview went on for almost 35 minutes to 40 minutes. And a major chunk of my interview was on this Ayurveda, and that was in a very good discussion mode. So since I was actually doing that hobby, I had actually read at least 7 to 8 books on Ayurveda, so I could actually contribute to it. So I had framed my own opinions, so I would never stop from giving my opinion. If there is a question asked, वो balanced वाला game मैं कभी नहीं करता था. Because clearly I would take a stand. For example, they used to ask me, do you think that Ayurveda and modern medicine can go hand in hand? I used to take a stand, yes, it can go hand in hand. वहाँ पे I would say that, yes sir, but there are some, it's not that game. You should say clearly there are hand in hand. For example, sir, there are chronic disorders, autoimmune disorders where modern medicine have been focusing on symptomatic relief, but Ayurveda has certain treatment methods like Panchakarma, which there have been evidences of patient getting cured. Now there might not be research based evidences, but patients have been getting cured. We can think about that. At the same time, sir, if the patient is coming with myocardial infarction, I cannot send him for an Ayurvedic treatment. I need to immediately put that patient on the medicines that are provided by allopathic medicines. So I used to have a clear idea about जो मुझे बोलना है. तो जो मैं clarity नहीं है मुझे, I used to say, sir, I will have to read about it. I do not know. I used to acknowledge it. Maybe this helped me a lot in my interview.
So first attempt में it was purely that Ayurveda concept which I was actually doing hobby में. So it went on smoothly, and most of the things I have experience of working in the field in Patiala district, as I was working as a medical officer in an NGO which was dealing with drug addiction program. So I had first hand experience of this actual issue. This a great discussion happened on this drug addiction program in Patiala, and since I was actually doing it, I was just sharing my experiences and I was saying my views, what was I getting insights from the ground, and that actually maybe the board felt that he is a genuine person. इस बार कौन सा वोट था? सुचाता चतुर्वेदी नाम। पिछली बार स्वेंसर। स्वेंसर। मेरे भी स्वेंसर थे। एक बात मतलब if I sum up your interview preparation, तो ऐसा कि पहले तो आपने डैफ भरा बहुत सोच समझ के माइंडफुली, सच भरा, उसमें कुछ ब्लफ नहीं किया, एक्चुअल हॉबीज। Yeah, one thing to add on, मेरा sports/NCC blank है दोनों अटेम्प्ट में। अब सब बोल, मेरे को काफी इंस्टीट्यूट्स ने बोला आप ब्लैंक कैसे रख सकते हो, आपको इसी पे ग्रिल करेंगे। दोनों इंटरव्यू में किसी ने पूछा नहीं आज तक कि आपका ब्लैंक क्यों है। So मेरा डैफ में और only those things which I am actually doing। तो सच बोलना है, अगर कुछ नहीं आता है तो बोल देना है, ऑनेस्टी आपकी चेक हो रही है। It's actually not called a UPSC interview, it's called a personality test। Exactly। अभी personality test हो रही है। And to add on one thing, इस साल मेरे इंटरव्यू में there were 5 series of questions in a line when I said I don't know। Those were from my first year MBBS topics। I was not able to recall those answers and I had to say, but still I knew that अगर मैं 5 नहीं भी बोल पा रहा हूँ, अगले 6 क्वेश्चन में I will be able to tell a very good genuine answer and I will get a good score, and that did reflect on my mark। और एग्जाम हॉल में and that should not reflect on your face that you are nervous। और वो ना कहते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन को एक न्यू बॉल की तरह लो। Exactly। वैसा। बट एक बात बताओ, मॉक इंटरव्यू में और रियल वाले में कितना सिमिलैरिटी या डिफरेंस लगा आपको? Very valid question। There are people who go and take n number of mock interviews। So in my experience, if you are taking an mock interview that is headed by a UPSC board member, previous UPSC board member, that is very reliable। So I should mention it clearly. Last year I had taken mock interview headed by Vinod Joshi sir's board. He had given me exactly 193 marks, and my actual interview mark score was also 193 marks। Okay। And this year many of them had said that you would be getting in the range of, I had gone only to 3 institutes which had actually UPSC members who had the experience and who only had bureaucratic members in the board। And most of them had given me marks in the range of 200 or 190 plus, and my marks also stood in that range, 202। So I believe rather than going to random people, it's always better। And one person who really helped me this year was, I took a lot of one-on-one with Nitin Mehta sir, again my mentor। So Nitin sir used to sit with me for hours together and we used to just discuss the way UPSC board used to discuss। So the thing was that in that process I used to develop opinions। Maybe उस दिन मेरे पास ओपिनियन नहीं था तो मैं घर बैठ के सोचता था, अच्छा सर ने आज मेरे से पूछा तो कुछ तो क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। Exactly। And that did really help me a lot। So you have to identify those gems in the industry। And I believe that there's a lot of crowd, there is a lot of chaos, especially regarding interview। So it's about identifying those few gems who can actually help you out। Few names which I would suggest here is, one is Nitin Menon sir। Lead IAS Academy also has a very good interview guidance program। Insights IAS Vinay sir is a gem person। One-to-one interaction। Exactly, his one-on-ones are spot on. He can identify। Yes। Vajraman Ravi and Vajraman Reddy, both of, especially Vajraman Ravi। Exactly। Vajraman Ravi has Farooqi sir's board। So in my first interview I had 3 questions which Farooqi sir had actually asked me on my mock interview। वो आपके रियल में आए थे? Actually में आए थे, बीबी स्वेंग सर ने पूछा था वो क्वेश्चन। So there are some gems we will have to identify। And Ajay sir in Vajraman and Ravi actually had written on his paper this year that you will get in 200। 2 marks ज़्यादा ही आ गए इस बार। तो plus marks है, 2 marks तो for me bonus marks मिल गए। So it's about identifying those। Vinod sir again, Vinod Sushi sir। पता कैसे चला आपको इन लोगों का? तो here I used to see few online टॉपर टॉक्स नहीं देखे थे, मैंने YouTube वीडियोस देखे थे। अच्छा। And I, as a genuine aspirant, you can identify which content is for YouTube purpose and which content is for genuine purpose। So which I felt is, and UPSC transcripts can help you। UPSC transcript के pattern और YouTube videos के pattern में जहाँ resemblance दिख रहा है, you can choose। So these people did help me। So lead IAS में Anurup sir can help you, Fortune में Nitin Menon sir can help you, Vinay sir at JUM, Vajraman and Ravi can help you। Vajraman and Reddy both twice I have taken it, and some boards are exceptionally good। Both the times I got it good boards। Sankalp also has a very good interview board।
उनका तो ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। Exactly. Sankalp. एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक द And you should take offline mocks. I would. यस। और मेंस में और प्रीलिम्स में कैसे ढूंढे आपने अपने लिए मेंटर्स? So prelims में both the attempts I never had any proper mentor. It was more of PYQ based because मैं टेस्ट सीरीज एक बार देने गया तो मेरे 50-60 आ रहे तो पीपल दे से ऑन योर फेस आपका नहीं होगा, बट वो मुझे भी पता शायद नहीं होगा, बट मैं वो सुनना नहीं चाहता। आई वांट टू गेट, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे क्लियर करना है, सो आई बिलीव दैट मैं अपने आप कर लूंगा। तो टेस्ट सीरीज से ज्यादा मैंने PYQs में प्रीलिम्स में फोकस किया। मेंस में I found out mentor through Febin had given me one option, and Nitin sir, fortunately Nandana GP last year's topper is a good friend of mine, so Nandana had suggested Nitin sir. तो toppers के through, YouTube videos के through, transcripts के through, Telegram channels, and you can also identify for even if I had contact to these toppers, मैंने बताया sociology mains मैंने first attempt में I had a very reputed institute में मैंने approach किया था and I had a very bad experience. So bad experience हो रहा है तो stop it. ये मत सोचो कि मेरे पैसे दिए तो मैं लगाऊंगा। इट्स rather than getting demotivated, मैंने सोचा मेरे जो 15,000 गए जाने दो, I will not get demotivated in this attempt। लोग यूजुअली दिल्ली आते हैं केरला से, दुनिया देश के दूसरे मैं चंडीगढ़ से केरला गया था। So the thing is that कभी दिल्ली में नहीं आया। Yeah, I was sure that maybe मैं दिल्ली में आता तो इस भीड़ में there are too much toppers here and maybe I cannot take that much pressure on myself। I knew that I needed a peaceful preparation, that's why, and I knew that I can manage। तो FOMO नहीं था मुझे कभी भी, मुझे कभी FOMO नहीं हुआ कि PD 360 में मैंने पढ़ा नहीं है, कोई भी ऐसा मैगजीन मैंने पढ़ा नहीं। I knew that मुझे वो बस रैंक लिस्ट में आना है। Maybe I never dreamt to be a rank 1। तो मुझे चाहता था कि बस Poly PDF में नाम आ जाए, and that really helped me। और आपने ये अपना ऑप्शनल कैसे चूज किया, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो? This was actually a very rational thing I did because MBBS में मैंने देख रहा था कि मेरे मार्क्स, I was never a gold medalist or something in MBBS, और मेडिसिन के आप मार्क्स ट्रेंड देखोगे तो जो एक्चुअली who do really well also they are just scoring 260 270 in that range। तो मुझे समझ आ गया कि मैं एवरेज MBBS स्टूडेंट अगर मैं जाऊंगा तो मैं 220s में ही अटक जाऊंगा। Then I explored few optional subjects and among them I found sociology interesting to me। That's why sociology। My last question to you is, आपने बताया आप जॉब भी कर रहे थे, you were a medical officer in Patiala while preparing, कैसे टाइम मैनेज किया? Okay, here I was blessed because I was working in an NGO। तो जो फ्री टाइम आई कुड एबल टू डिसाइड व्हेन टू वर्क। फॉर एग्जांपल मेंस वाले वो 60 डेज में आई डिडंट वर्क एट ऑल। आई शुड से वेरी क्लियर, अब ये मत सोचना कि मैंने 60 डेज काम करके मेंस निकाले, नॉट एट ऑल। मेंस के टाइम में आई हैव नॉट वर्क फॉर अ सिंगल डे। सैलरी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स। बट देयर आर पीपल हु डू इट विद जॉब्स आल्सो। वी हैव फ्रेंड्स हियर एट NIFM who have tracked you yourself in IPTAS। we have people who have worked as Tehsildar, as an inspirational person who worked as a postwoman and who is today an IPTAS Rasika Moe। Yes, so there are people who can be inspirational, who have managed, but in my case मैंने छुट्टी लिया था उस टाइम पे। और प्रीलिम्स के टाइम पे कैसे मैनेज किया? प्रीलिम्स के टाइम में 1 मंथ पहले तो पक्का नो जॉब। तो अब जो जिनका प्रीलिम्स है उनके लिए लास्ट एडवाइस। ओके, सी प्रीलिम्स is a very unpredictable stage and उसमें आप चाहे जितना भी prepare कर लो, most important thing that you have to take into that whole is your confidence। 100 questions में understand, today I can say I have ranked 289। मेरे first attempt में almost 15 questions थे जो first round में 100% sure था, second attempt में 22 questions थे। So tell that to yourself कि उस टॉपर का भी यही हाल था। तो अगर आपके 30 हो रहे तो खुश हो जाना कि मे बी यू आर गोइंग टू बी द AI वन। अगर आपके 10 ही हो रहे हैं तो नेवर से कि आपको कुछ नहीं आता है। एवरीबडी गोज थ्रू द सेम फेज। इट्स अबाउट कीपिंग दैट काम इन दैट एग्जाम हॉल। PYQs पे ज्यादा फोकस करो लास्ट 30 डेज पे, तो PYQs ही करो। आई वुड सजेस्ट कि यू जस्ट गेट एक्वाइंटेड टू द नेचर दैट UPSC हैज। UPSC के कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो बात लगती है, जब प्रीलिम्स होता है उसके अगले दिन या उसी दिन शाम को कोचिंग के आंसर के आ जाते हैं। इतनी सारी कोचिंग्स, इतने सारे एक्सपर्ट और ChatGPT के साथ बैठे हैं, उसके बावजूद 15 सवाल, मिनिमम 15 सवाल डिफर करते हैं UPSC के आंसर की से। तो UPSC का सोचने का तरीका, आंसर को बनाने का तरीका ही अलग है। आपको वो समझना है, आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है। थैंक यू सो मच एलन, तुमने लिटरली सारी ऑनेस्ट एडवाइस, जो अपनी वल्नरेबिलिटीज थी, अपनी खामियां थी, अपनी स्ट्रेंथ थी, कैसे आपने कम समय में सब कुछ कंप्लीट किया while being a medical officer, working professional,
MBBS होने के बावजूद आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसे लिया, किसने आपकी हेल्प की, किसने कौन सी कोचिंग्स ने नहीं हेल्प की, वो भी आपने बताया, विच इज़ वेरी वेरी करेजियस ऑफ यू. Thank you so much, and I really hope that we get to see you serve India in full spirit. Thank you. Thank you, Srishti. Thanks a lot.